हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रथा हिंदू विधि का एक स्रोत है। वेद प्रथा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, भारत के न्यायालयों ने किस सीमा तक प्रथा को हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रथा की परिभाषा। प्रथा हमें ऐसे नियमों का बोध कराती है जो किसी निश्चित स्थान में या निश्चित प्रदेश में अथवा निश्चित वर्ग में अधिक दिनों के प्रयोग से विधि का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू ऋषियों ने उत्तम रिवाजों के विषय में यहाँ तक मान्यता दी है कि वह हिंदुओं पर बाध्यकारी होना चाहिए। मनु ने कहा कि पुराने रिवाजों में कानून की शक्ति होती है। आचारो परमो धर्मः। प्रथाओं के प्रकार। प्रथाएं 3 प्रकार की होती है: स्थानीय प्रथाएं, वर्ग विशेष में प्रचलित प्रथाएं, पारिवारिक प्रथाएं। पहला है स्थानीय प्रथाएं। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो किसी निश्चित देश, प्रांत या जिले तक ही सीमित होती है और उस देश, प्रांत या जिले के निवासी ऐसी प्रथाओं के मानने के लिए बाध्य होते हैं, भले ही इन प्रथाओं की सीमा संपूर्ण देश या राज्य या जनपद, नगर या किसी ग्राम तक हो। दूसरा है वर्ग विशेष में प्रचलित प्रथाएं। ऐसी प्रथाओं में जाति प्रथा या वर्ग प्रथा अथवा विशिष्ट व्यापार या पेशे या वृद्धि के अनुयायियों की प्रथाएं आती है, जैसे कृषि, व्यापार, मशीनरी की कला तथा अन्य। तीसरा है पारिवारिक कलाएं। ये ऐसी प्रथाएं जो किसी पारिवारिक विषय में सीमित होती है, उदाहरणार्थ किसी राज्य में ज्येष्ठ पुत्राधिकार अथवा उसी किसी मठ या धर्म संघों में उत्तराधिकार के रिवाज आदि। अब आते हैं प्रथाओं के आवश्यक तत्व। पहले हम इन सब के नाम जानेंगे। पहला है प्राचीनता, दूसरा है निरंतरता, तीसरा स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापना, चौथा है युक्तिपूर्णता तथा उसका संगतिपूर्ण होना, पांचवा लोकनीति या नैतिकता के प्रतिकूल न हो, छठा प्रथा विरुद्ध न हो, सातवां प्रमाण भार, आठवां प्रथा करार या अनुबंध के द्वारा सृजित नहीं की जा सकती। ये सभी प्रथाओं के आवश्यक तत्व है। पहला हम समझेंगे प्राचीनता। असहाय ने विधि की टीका करते हुए कहा है कि प्रत्येक देश में प्रांत की अति प्राचीन प्रथाएं जिनका प्रयोग प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है, शास्त्र द्वारा भी समाप्त नहीं की जा सकती। ये ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें एक पीढ़ी ने उत्तराधिकार में दूसरी पीढ़ी को दिया है। प्रथाओं का प्राचीन होना आवश्यक है, जिससे यह भी प्रतीत हो कि ऐसी प्रथा को सर्वसाधारण की मान्यता उस विधि के अंतर्गत प्राप्त है जो स्थानीय समूह या परिवार की विधि है। दूसरा है निरंतरता। यदि कोई प्रथा किसी कारणवश कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है तो वह वहीं समाप्त हो जाती है। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है कि उसमें रुकावट किसी आकस्मिक दुर्घटना से हुई है या लोगों की स्वेच्छा से। तीसरा है स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापना। सामान्य नियमों के विरुद्ध किसी प्रथा का भली भांति प्रमाणित होना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण व्यवहार रूप में निश्चायक होना चाहिए, किंतु प्रश्न यह उठता है कि कौन सा पक्षकार इसे प्रमाणित करे। तर्कसम्मत अनुमान यह है कि किसी वस्तु की पूर्व की या सामान्य अवस्था गतिमान हो तो इसके विपरीत सिद्ध करने के हेतु प्रमाण देने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो उसकी स्थिति को अमान्य करता है। चौथा युक्तिपूर्णता तथा उसका संगतिपूर्ण होना। प्रथाओं को युक्तिपूर्ण होना चाहिए। यदि वे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के विवेक के परे है अथवा संगतिपूर्ण नहीं है तो वे वैध नहीं मानी जाएगी। पांचवा लोकनीति या नैतिकता के प्रतिकूल न हो। जो प्रथा या रीति रिवाज लोक नीति और नैतिकता के प्रतिकूल है उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। छठा है प्रथा विरुद्ध विधि विरुद्ध न हो। वेद प्रथा के लिए अति आवश्यक है कि वे किसी स्पष्ट अधिनियम द्वारा निषिद्ध न हो। निषिद्ध प्रथाएं हैं बाल विवाह, सती प्रथा। प्रमाण भार। किसी भी प्रथा को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उस प्रथा के अस्तित्व में होने का दावा करता है। हिंदू विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रथा का स्पष्ट प्रमाण विधि की लिखित पाठ से भारी होगा। आठवां है प्रथा करार या अनुबंध के द्वारा सृजित नहीं की जा सकती। एक विशिष्ट नियम को ग्रहण करने के लिए कुछ व्यक्तियों के बीच केवल परस्पर सहमति दूसरों पर बाध्यकारी किसी नई प्रथा का सृजन नहीं करती।
तो हमने ये पढ़ा प्रथाओं के आवश्यक तत्व। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू विधि की विविध शाखाओं को, जिसे मिताक्षरा और दायभाग।